हेलो बच्चों, आज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत प्यारा सा टॉपिक, जो कि नाम क्या है इस टॉपिक का? फंडामेंटल राइट्स। आपको थंबनेल पे दिख गया होगा, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है राइट जो है सभी को जानना चाहिए। अगर इंडियन है, हम सब अगर इंडियन है तो हम सबको ये सही पता होना चाहिए कि हमारा राइट्स क्या है, अधिकार क्या है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? बेसिक, मतलब कि एक अधिकार, बेसिक राइट्स कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या हमारा अधिकार है, क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पे, अब अगर कोई आपसे पूछे कि कितने राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने, तो होता तो 7 था, बट एक को हटा दिया गया है। जो हमारा प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हटा दिया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो इस वाले वीडियो में हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा वो बहुत ही कंसाइज में लिखा हुआ है और 1 बाय 1 करके बहुत ही अच्छे से तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो है यहाँ पे कैटेगरीज लिखा हुआ है। ओके, कैटेगरी मतलब कि कितने राइट्स हैं वो 1 बाय 1 करके लिखा हुआ है। तो हमारे टोटल राइट्स कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो एक एक करके देखेंगे। और वो फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है? आर्टिकल 14 से 18 तक उसमें क्या लिखा हुआ है? ठीक है, आर्टिकल 19 टू 22 क्या लिखा हुआ है, 23 से 24 तक क्या लिखा है, फिर 25 से लेकर 28 तक क्या लिखा है, मतलब कि यहाँ 32 तक हम देखेंगे इसमें कि क्या क्या लिखा है। तो अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता। समानता का मतलब कि भाई ये अमीर है, ये गरीब है, वो ये है, तो उन सबका अधिकार क्या है कि सभी को अधिकार बराबर मिलना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ अधिकार बराबर मिलना चाहिए? तो पहला जो है हमारा, इसमें कहाँ से कहाँ आर्टिकल जो है 14 से लेकर 18 तक है। जो राइट टू इक्वालिटी है वो कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल्स में? 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, अब उसमें भी 14 से लेकर 18 तक यानी कि 4 है, तो 1 2 3 4 5 इसमें लिखा हुआ पॉइंट। अब चारों के चारों जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारी इक्वालिटी है। पहला क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो है इसमें दो चीज लिखा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है प्रोटेक्शन लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? ये जो लिया हुआ है, ये जो वर्ड लिया गया है, ये कहाँ से लिया? ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश जो प्रेमल था वहाँ से लिया गया है। मतलब कि उनका जो फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया है। और ये जो है हमारा अपना अमेरिका से लिया गया, अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कि कोई भी अगर कोई कानून के उल्लंघन करता है तो उसको बराबर अधिकार मिलेगा, वो भले वो अमीर हो, गरीब हो, कोई सा भी हो। ठीक है, तो उसको बिफोर लॉ, पहले लॉ से पहले, और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब कि अगर उसको अधिकार भी है कि अगर वो मान लीजिए कि एक अमीर बंदा है, किसी ने क्राइम किया, उसको जेल भेजा गया, तो जो सजा एक गरीब को मिलता है अगर किल करने पे, किसी को मारने के बाद, तो उसी वही सजा क्या मिलेगा जो अमीर ने किसी को मारा है। तो यहाँ पे क्या है? पहला जो है इक्वालिटी है, दोनों के साथ इक्वल राइट्स है कि ये गलत नहीं कर सकते। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। जो दूसरा जो है हमारा प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव करना। कि मान लो कि किसी भी व्यक्ति को, अगर इंडियन है, वो इंडियन सिटीजन है, तो उसको जो है किसी भी चीज़ के लिए भेदभाव नहीं कर सकते। अब उसको रिलीजन से नहीं भेदभाव कर सकते। मान लो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो वो नहीं हो सकता कि भाई तुम हिंदू हो तो तुम्हें ऐसा नहीं दिया जाएगा, ये राइट्स नहीं है। तुम मुस्लिम हो तो ये राइट्स नहीं दिया जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जितने भी हमारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, वो सबको इक्वल राइट्स मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, दूसरा रेस है, कास्ट है, सेक्स है, कोई भी जेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, सभी को राइट्स है। पढ़ने का अधिकार है तो पढ़ सकता है, कहीं भी घूमने का अधिकार है तो वो घूम सकता है। ठीक है, अब प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई है बिहार से जन्म लिया है,
तो वो दिल्ली में आके रह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ पे आने के बाद उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसके साथ इनइक्वालिटी फेस करना पड़ेगा। नहीं, अगर वो बिहार से है, यूपी से है, या कहीं से भी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बट आज के टाइम में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, माइग्रेंट होते हैं। माइग्रेंट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वहाँ पे क्या होता है, उनके साथ भेदभाव थोड़ा होने लगता है कि ये बिहार का है, वो यूपी का है, वो राजस्थान का है, वो हरियाणा का है, ये डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। बट अगर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये नहीं हो सकता है, अगर कोई भी हमें लिखा है कि प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी रिलीजन्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा बी वाला जो पार्ट है हमारा, वो किस में है, आर्टिकल 15 में ये लिखा है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, ये सब चीज़ों पे। सी का पार्ट जो है हमारा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब ये आर्टिकल 60 में लिखा है, इसका मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, तुम्हें एक आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पे तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब एक तरह से रोजगार बोल सकते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जैसे कि हम सब है। अगर मान लो कि हम यहाँ पे दिल्ली में, तो हमारा भी अधिकार है कि हम भी, अगर एक अमीर बंदा जो है वो जितना कमाता है उतना हम भी, हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम भी उतना मेहनत करके कमा सकते हैं। जैसे क्या, देखो जैसे कि अंबानी है, अंबानी जी हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने पास, उनके पास उतना पैसा है, तो हमारा भी अधिकार है, हमारा भी अपॉर्चुनिटी है कि हम भी उतना पैसा गेन कर सकते हैं, मतलब कि कलेक्ट कर सकते हैं या कमा सकते हैं, कोई भी इसके लिए रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल कौन कहता है, आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। ठीक है, 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब आर्टिकल जो है 17 देखते हैं, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी को अनटचेबिलिटी मतलब एक तरह से इसको हिंदी में बोला जाता है छुआछूत। ये पुराने समय में, जो हमारे एंशियंट टाइम में अगर देखोगे तो उस समय क्या होता था कि जो लो कास्ट के लोग होते थे स्टेटस में, जिनका नीचे होता था, जैसे स्लेवरी हो गए, जो नौकर होते थे, उनको कुएं से पानी भरने के नहीं दिया जाता था। दलित लोग जो होते थे उनको कुएं से पानी नहीं भरने देते थे, या किसी को सीट पे बैठने का अधिकार नहीं था। जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था कहाँ, अमेरिका में, तो वहाँ पे क्या था, ब्लैक जो पर्सन होते थे उनको सीट पे बैठने का अधिकार नहीं था। तो एक तरह से ये मूवमेंट चला, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें खत्म हुआ। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि किसी को अनटचेबिलिटी मतलब किसी को भी छुआछूत से नहीं, कि वो नीचे जात का है तो उसको हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, भाई उसको छुएंगे नहीं, अगर उसको छू लेते हैं तो हमें नहाना पड़ेगा। देखो आज के ट्रेडिशन में देखा जाता है कि जो कुम्हार होता है, कुम्हार जैसे कि बोलते हैं जो पोट मेकर होता है, और एक जो शूज़ मेकर होते हैं, या और भी वट एवर देयर इज समथिंग, देयर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, तो वो सब जो होते हैं उनके साथ जो है हम सब जो अमीर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो उसको अनटचेबल ऐसे महसूस करते, कहते हैं कि क्या है, इसको तो कुछ नहीं है, मतलब कि ये नीचे जाति का है, हम सब अमीर के हैं, हमारा स्टेटस ऊपर है, उसका स्टेटस नीचे है। बट वही चीज़ वो हम अपने अपने घरों में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर देखो, जो चमड़े का जो सामान बनाता है, उसका जो, अगर मान लो कि एक चमड़ा का कोई वस्तु है, हम अपने घर में नहीं लाते हैं, बोलते कि नहीं नहीं, जूता अगर पहन के आते चमड़े का तो नहीं अंदर आना है। बट वही चीज़ अगर ढोलक है, जैसे कि ढोल जो दोनों साइड से जो बनता है वो किस चीज़ का होता है, चमड़े का होता है। जो गाय भैंस वो भी जो भी होता है उनके छाल से बनाया जाता है। तो बड़ा उसको हम यूज़ करते हैं एज अ वर्शिप में, पूजा में यूज़ करते हैं। और वही चीज़ अगर कोई चीज़ गलत, उनके घर से कोई चीज़ आ गया, या कोई वो हमारे पास आ गया खाने के लिए, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट ऐसे लगते हैं कि पता नहीं ये बहुत नीचे जाति के हैं, उनके साथ भेदभाव करने लगते हैं, यानी कि अनटचेबल, अब उनके अलग खाना दिया जाता है। तो ये गलत बात है। इंडियंस होने के नाते हमें क्या है, सभी को इक्वल राइट्स है। ठीक है, यही है हमारा फंडामेंटल राइट्स। इसलिए मैं बोला था पहले ही कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब कि सभी को जानना अधिकार है। हर जगह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब चलते रहता है, विवाद होते रहता है, ये कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पुराने समय से हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने लिख के गए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, कि ये चीज़ होना चाहिए। अब आगे देखते हैं,
अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ये आर्टिकल 18 में लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम सब क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब है, तो हम अपना जो जाति का जो प्रचार है वो किसी चीज़ के ऊपर लगा के लिख नहीं सकते हो। ये अधिकार नहीं है कि तुम बाइक पे लिख दे जाट, ब्राह्मण और हिंदू, ये सब लिखने का अधिकार नहीं है, ये राइट्स नहीं है। एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक, मिलिट्री में क्या होगा, जैसे कि आर्मी है तो वो लिख सकते हैं, जो कोई प्रोफेसर हैं या कोई और भी ऊपर पद के हैं वो लिख सकते हैं, बट धर्म का बढ़ावा नहीं देना है। जैसे कि कोई कुछ होते हैं अपने आप को बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम जाट हैं, हम ये हैं, तो गाड़ियों पे लिखवा लेते हैं आप आगे हेडिंग में, तो ये गलत चीज़ है, ये नहीं लिखना चाहिए। यानी कि ये इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को एक कैटेगरी को आगे बढ़ने की प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी कि हिंदू है तो हिंदू को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जाट है तो जाट, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी को यानी कि रिलीजन्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो ये गलत है। तो ये आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है। अब जो है हमारा आर्टिकल 14 से 18 तक कंप्लीट होता है, वो ये 4 पॉइंट्स है, 5 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 14 से लेकर 18 तक। अब दूसरा जो है राइट टू फ्रीडम, कैटेगरी फर्स्ट में हमने देख लिया राइट टू इक्वालिटी। अब दूसरा जो हमारा कैटेगरी है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी। अब इतनी भी आज़ादी नहीं है कि किसी को मार दो थप्पड़, किसी को मार दो गोली, नहीं, एक लिमिट है। लिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्कूल में अब लिमिट है कि तुम ज़्यादा नहीं बोल सकते हो, एक लिमिट में ही बोल सकते हो या कुछ कर सकते हो। तो यहाँ भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है, एक लिमिटेड में है, मतलब कि एक दायरे में है, एक दायरे में है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है इस आर्टिकल में क्या, कहाँ से कहाँ तक है, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक। यहाँ हमने 14 से लेकर 18 तक कर लिया, यहाँ 19 से लेकर 22 तक देखते हैं। पहला जो पार्ट है हमारा, जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट रिगार्डिंग फ्रीडम्स ऑफ, मतलब कि हमारा क्या क्या 6 राइट्स है फ्रीडम के रिगार्डिंग, क्या क्या कर सकते हो, स्पीच एन एक्सप्रेशन, स्पीच दे सकते हो, अपना जो व्यू पॉइंट है या अपना कुछ बताना चाहते हो तो बोल सकते हो किसी के सामने, कि अगर गलत चीज़ है तो उसको बोल सकते हो कि भाई ये गलत है, इसको सही कर सकते हो, मतलब कि कुछ चेंजेबल कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन, अपना फीलिंग को बता सकते हो कि ये चीज़ ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, बट उसमें भी लिमिट है कि उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हो, कि जैसे कि अब ऐसा नहीं बोलने लग जाए कि मोदी जी हैं वो हैं, मतलब किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या किसी फेमस पर्सन को या किसी के बारे में भी अगर गलत बोलोगे तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं देता है कि किसी के बारे में भी हम गलत बोलें, ठीक है, या किसी के बारे में हम गलत सोचें, ठीक है, ये राइट नहीं देता है। दूसरा क्या, असेंबली, फिर एसोसिएशन। असेंबली मतलब कि क्या है कि हमारा अधिकार है कि हम एक जगह 4 लोग खड़े होकर बात कर सकते हैं, अधिकार है कि हम एक जगह 4 लोग दोस्त बैठकर किसी चीज़ पे भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी लिमिट है कि ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ गए और किसी बम बारूद बनाने के लिए या किसी को मारने वारने का चक्कर प्लान बनाने लग जाए, नहीं, ये गलत बात है। तो हमें एक लिमिटेड है असेंबल होने के लिए, एक जगह इकट्ठा होने के लिए, एसोसिएशन ग्रुप बनाने के लिए। मूवमेंट मतलब हमारा अधिकार है, फ्रीडम है कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, मतलब कि इस राज्य से उस राज्य तक हम जा सकते हैं, एज एजुकेशन पर्पज से या बिजनेस पर्पज से या घूमने के लिए, एज योर चॉइस, मतलब कि ये सब चीज़ पे हम रेजिडेंस प्रोफेशन के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, रेजिडेंस कर सकते हैं, यानी कि चेंज अपना ज़मीन भी एक जगह से दूसरी जगह हम खरीद सकते हैं। अब पीछे वाले जो एक आर्टिकल्स था 7th वाला 6th वाला को हटा के वो बना दिया, ये 7th था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको चेंज कर दिया, मतलब कि एक और था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया, हटाया नहीं पूरी तरह से, उसमें मतलब कि उसको अलग कर दिया। ये आर्टिकल कौन सा है, 90 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो है हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। अब आर्टिकल्स यहाँ पे जो है 20 में, आर्टिकल 20 में क्या लिखा है कि किसी को रिस्पेक्ट, फ्रीडम, आज़ादी है, आज़ादी ये है कि किसी को रिस्पेक्ट देना है, अगर टीचर है तो उनको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है तो उसको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, अगर आप देख लो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, उनको किसी को गाली दे के नहीं बात कर सकते,
प्रिंसिपल है, टीचर हैं, या अपर मतलब कि अपने से जो बड़े हैं उनको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये आर्टिकल 20 में लिखा है। अब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोफेशनल पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 में लिखा है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या होता है? आज़ादी, एक तरह से आज़ादी, फ्रीडम। तो वर्ड जो है एक दूसरे से सिमिलर होता है। अब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 21 में क्या लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, पर्सनल लिबर्टी, अपनी आज़ादी को, पर्सनल लिबर्टी को भी हमें प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। मान लो कि कोई हमें मारने के लिए वो करता है तो हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। लाइफ को, लिबर्टी को, आज़ादी है, हमारी आज़ादी है कि हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं, जैसे कि सहायता ले सकते हैं किसी का, बगल वाले का, या अगर हमारे पास पुलिस सर्विस भी है उधर से भी हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं कि अगर किसी के ऊपर हमला होने का चांस है तो ये चीज़ है। अब आता है डी में पार्ट है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आर्टिकल 20A में लिखा हुआ है। ये आर्टिकल 20A है, 21 है, और यहाँ पे जो है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 20A। एलिमेंट्री मतलब क्या होता है? छोटा सा पार्ट, मतलब कि एक अधिकार है कोई भी बच्चा का, पहले से क्लास लेकर 8वीं तक का अधिकार है उसको कि वो अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। मतलब कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, सभी का अधिकार है कि वो एजुकेशन प्राप्त कर सके, ठीक है। वो ये राइट है, ऐसा नहीं है कि किसी गर्ल्स हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, सभी का अधिकार है एजुकेशन का, ठीक है। अगला जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। अब कोई भी, किसी की भी आज़ादी है, कोई भी फालतू में ऐसी कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए अरेंट वारंट होना चाहिए। कोई भी तुम्हें पब्लिक जो पुलिस हैं वो डायरेक्ट ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता। कोई अगर सर्टेन केस किए हो या कोई क्राइम किए हो तब एक लिखित में, हाँ, कि भाई आपने ये किए हैं, इसकी वजह से आपको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये है, ये क्या है, हमारा फ्रीडम है, ये फ्रीडम, आज़ादी है, मेरी भी आज़ादी है कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये आर्टिकल 22 में। तो अभी हमने 2 आर्टिकल को कंप्लीट कर लिया है, 14 से 18 और 19 से 22 तक। अब आगे बढ़ते हैं, राइट थर्ड पार्ट में देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन मतलब कि कोई चीज़ है कि बहिष्कार बोल सकते हो, या उसको बोल सकते हो कि दबाव देना या फोर्स करना, इस तरह के वर्ड हैं इसमें। तो पहला क्या है, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स। मतलब क्या है कि कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता हो, किसी को ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, जैसे कि ट्रैफिक का मतलब क्या है कि एक तरह से ह्यूमन बींग्स है, तो अगर मान लो कोई सा भी हो, ट्रैफिक के रूल को अगर फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हारे अगेंस्ट क्या हो सकता है, लॉ लग सकता है, या कुछ भी गलत करते हो तो उसके लिए कानून बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आर्टिकल 23 में है। प्रोविजन ऑफ मतलब कि एक तरह से रेस्ट्रिक्शन बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्शन है। ट्रैफिक रेड लाइट पे ऐसे ही मतलब कि क्रॉस कर दोगे बिना हेलमेट का, या ओवर स्पीड करके पार करोगे तो उससे भी कानून, उनके लिए भी कानून बनाए हुए हैं। अब अगला जो है हमारे पास प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, आर्टिकल 24 में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड लेबर आज के टाइम में जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कि छोटे बचपन में ही क्या करते हैं, उनके घर वाले पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते, उनको एक फैक्ट्री में भेज देते काम करने के लिए। तो एक तरह से मजबूरी नहीं बोल सकते, एक तो हमारा राइट्स है ना कि छोटे बच्चों को पढ़ाना अधिकार है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 20A में लिखा हुआ है। तो ये तो ऐसा है नहीं कि बिना पढ़ाई भेज दो नौकरी करने के लिए, नहीं, हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। अगर कोई बच्चों को ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है कंपनी में तो वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, या किसी को बोल सकता है कि ये मेरा अधिकार है पढ़ने का है तो मुझे पढ़ने दिया जाए, ठीक है। उसको कोई भी फैक्ट्री में नहीं दे। चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है कि चिल्ड्रन को फैक्ट्री में जाने का अलाउ नहीं है बिलो 18। 18 साल से पहले के बच्चों को अधिकार नहीं होता नौकरी करने का, कहीं भी जॉब ही नहीं मिलता। बट कुछ कुछ क्या होता है कि कम पैसे में जो होते हैं ना, जैसे कि अगर मान लो कि एक काम करने वाला है
आदमी को कोई कंपनी रखता है तो उसको काम करवाने के लिए उसको 100 रुपये देना पड़ेगा। बट अगर एक छोटे से बच्चों को रख लेगा, मतलब कि 14-15 ईयर्स के बच्चों को, वह काम कर सकता है अप्रॉक्सीमेट 80% तो काम कर ही सकता है वो, जो एक मुकाबले, मतलब कि एडल्ट जो काम कर सकता है उसके मुकाबले 80% तो काम कर ही सकता है। बट जो उसको 100 रुपये देना था वो क्या कर सकता है, वो कंपनी वाला क्या करेगा, 50 रुपये में काम चला लेगा। तो ये क्या चीज़ है कि वेजेस को कम होने की वजह से, कम देने की वजह से क्या करते हैं, चाइल्ड लेबर का होने का चांस बढ़ जाता है। अधिकतर जो छोटे छोटे होटल होते हैं उनमें बच्चे काम करते रहते हैं, थाली वाली धोने का काम करते रहते हैं। तो ये मतलब कि एक तरह से उनके साथ गलत हो रहा है ना। प्रोविट करना चाहिए, प्रोविज़न करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए कि नहीं ये नहीं करना है, चाइल्ड लेबर गलत है। कोई भी फैक्ट्री में अगर इस तरह से करता है तो उसको उसके साथ कानूनी की जाएगी। अब आगे चलते हैं, ये आर्टिकल 24 में था, तो अभी हमने देख लिया आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी, 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, तीसरा जो है हमारा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। तो यहाँ पे 23 से 24 दो ही है यहाँ पे पार्ट। अब जो है चौथा चलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। रिलीजन्स का मतलब क्या है, धर्म से रिलेटेड। धर्म से रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई हिंदू है वो मुस्लिम बनना चाहता है तो अपने धर्म को वो चेंज कर सकता है। कोई ऐसा नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो हिंदू है तो मुस्लिम में नहीं बन सकता, मुस्लिम है तो हिंदू नहीं बन सकता है। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि ये चेंज कर सकता है अपने धर्म को। हाँ, कोई किसी का फोर्स के नहीं कि भाई तुम क्या करो मेरे साथ आ जाओ, हिंदू बन जाओ, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तुम आ जाओ मेरे साथ मुस्लिम बन जाओ, ये गलत चीज़ है। कि किसी को फोर्स नहीं कर सकते कोई भी धर्म को चेंज करने में, यानी कि रिलीजन्स को। तो पहला पॉइंट जो है हमारे पास आर्टिकल यहाँ कहाँ से कहाँ तक है, 25 से लेकर 28 तक, यानी कि इसमें 4 पार्ट है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन्स, मतलब कि अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास अधिकार है। जैसे कि हम हिंदू है तो हिंदू को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम मुस्लिम है तो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि हिंदू को। जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है वो मुस्लिम को भी अपने आप खींचने की कोशिश करे, भाई तुम भी हिंदू बन जाओ, तुम भी हिंदू बन जाओ। अगर कोई जैसे कि क्या बोलते हैं क्रिश्चियन है तो कोई क्रिश्चियन भी उसको खींचने लग जाए। मेरे साथ हुआ था, ऐसा हो रहा था। उस समय तो उतना पता नहीं था, जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था तो जो मैं एक चर्च में पढ़ने जाता था तो वहाँ पे क्या करते थे क्रिश्चियन लोग, मुझे इतना फोर्स करते थे कि आप भी किस में कन्वर्ट हो जाओ, क्रिश्चियन में। बट उतना माइंड नहीं काम करता था, हम सब बस पढ़ने के लिए जाते थे और आ जाते थे, खाते पीते थे, बस मौज मस्ती करते रहते थे। उतना ये सब चीज़ें नहीं। मुझे बहुत सारे बाइबल याद करवाते थे, उनके जो यूहन्ना नंबर कुछ ऐसे लिखा जाता था उनको याद करवाते थे हमें। और हर चीज़ में मतलब कि क्रिश्चियन से रिलेटेड ही सब कुछ हमें बताने की कोशिश करते थे। तो ये कोई भी ये अधिकार नहीं है, अपने प्रैक्टिस करने का है, प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना है, प्रोपोगेट करना है। प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ाना। ये आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, ठीक है। अपने धर्म को आगे बढ़ाने का जो आर्टिकल फ्रीडम है, आज़ादी है, वो आर्टिकल 25 में लिखा है। अब आगे चलते हैं, बी पार्ट जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन्स अफेयर्स। अपने रिलीजन्स को, अफेयर्स को मतलब कि मैनेज करके रखना, बराबर संतुलित करके रखना। ऐसे नहीं कि अपने धर्म में एक हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम को बना लिए, फिर एक को क्रिश्चियन को भी बना लिए, नहीं। ये मैनेज करके रखो, मेंटेन करके रखना है हिंदू मुस्लिम सबको, ठीक है। अगला जो है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। ये आर्टिकल 27 में लिखा है। इसका मतलब ये कहना है कि जो हमें अपनी आज़ादी जो है ना, कि कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है कि आप हिंदू हो तो आपको इतना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, आप मुस्लिम हैं तो आपको इतना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, आप क्रिश्चियन हैं तो आपको इतना टैक्स पेमेंट, नहीं, ये नहीं हो सकता। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई है, कोई सा भी रिलीजन हो, उससे मैटर नहीं करता है। ये हमारा आज़ादी है कि सभी को एक जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, हमें जैसे कि जीएसटी पे टैक्स करते हैं, मतलब कि पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो इधर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई सा भी हो, उससे क्या मतलब है, हमें टैक्स तो पेमेंट करना है 18% जीएसटी, 18% मतलब 18% जीएसटी हमें टैक्स पेमेंट करना ही है। तो वो कोई सा भी हो, हिंदू मुस्लिम कोई सा भी, उससे कोई वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। डी पार्ट है
फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 28, ये जो नीचे वाला पार्ट है थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको एक PDF उसमें डाल दिया जाएगा, अच्छे से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में रहेगा ये इसका PDF। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा डी पार्ट है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजन्स इंस्टीट्यूशन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी कहीं भी अगर धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ बातें चल रही है या प्रोग्राम चल रहा है, तो ये आज़ादी है हमारी, ये मेरी आज़ादी है या आपकी आज़ादी है या आपकी आज़ादी है कि आप उस पार्टी में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, कोई भी मतलब कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे क्या है कि आपकी मर्जी है कि वहाँ पर अटेंड करना चाहते हो तो ठीक है अटेंड कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। और कोई भी धर्म को, एक धर्म को बढ़ावा देने का अधिकार नहीं है। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी एक धर्म को, या हिंदू हो या मुस्लिम हो सिख हो, कोई भी एक धर्म को मतलब कि प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। सभी जो है धर्म जितने भी हैं वो सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब equal, everyone have equal opportunity to do something, everyone have to equal opportunity to pay tax to government, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमारा 28 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो पहला हमारे पास क्या था, राइट टू इक्वलिटी। आज हम याद कर लेंगे सारे राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। ओके डन, जो भी पार्ट है ये यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से हम एक बार पढ़ लेंगे। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लोरेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 दो है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, ये है 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास दो है, 5, 5th है और 6th है, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। यहाँ पे 28 तक कंप्लीट हो चुका था, अब हम यहाँ 29 और 30 कंप्लीट करते हैं, ठीक है। दो छोटा सा पार्ट है, बस अभी कुछ ही देर में 5 मिनट का टाइमिंग है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5वें नंबर पे है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में क्या लिखा है हमारा, ए पार्ट और बी पार्ट में है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल ऑफ माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 29। मतलब कि प्रोटेक्शन देता है लैंग्वेज का, कि भाई अगर कोई एक हिंदी बोलता है और एक इंग्लिश बोलता है, एक संस्कृत बोलता है, एक पंजाबी बोलता है, एक भोजपुरी बोलता है, कोई सा भी भाषा बोलता है, जो भी XYZ जो भी भाषा है, तो उसको एक प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी कि जो हिंदी बोल रहा है उसको ज़्यादा मान्यता दे दी जाए और इंग्लिश बोल रहा है तो उसको ज़्यादा मान्यता दी जाए। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने व्यू पॉइंट को, यानी कि अपने विचार को अगर किसी को बताना चाहता है वो, तो अपने लैंग्वेज में दे सकता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पोस्ट जो होते हैं, जैसे कि कोई से भी इंटरव्यू में जाओ तो ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर अपने विचार को जो भी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपर्ट वहाँ पे नहीं बैठा है, वो आपकी जिम्मेदारी। जब मान लीजिए कि एक इंटरव्यू हो रहा है, तो इंटरव्यू में क्या होता है कि मैं मान लो इंटरव्यू ले रहा हूँ, अब मेरे पास जो आ रहे हैं कैंडिडेट, जो भी इंटरव्यू है, वो हिंदी वाले भी हैं, कुछ इंग्लिश वाले भी हैं, कोई पंजाबी भी बोलता है, कोई भोजपुरी भी बोलता है, कोई मलयालम भी बोलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो मान लो कि हिंदी नहीं आता तो उसको जॉब नहीं देंगे, काम बट उसको आता है। तो भाषा के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी कल्चर के राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 में लिखा है। अब इसमें क्या है कि इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो कि एक माइनॉरिटी का मतलब कम, जिसकी ज़्यादा संख्या है, माइनॉरिटी मेजोरिटी में जैसे कि एक लैंग्वेज की ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है ना कि जैसे कि अब देखो ऐसा होता ही है, प्रायोरिटी देखी जाती है। जैसे कि अब एक क्लास में है, एक क्लास में क्या है 10 बच्चों का ग्रुप है, 5 बच्चे बोल रहे हैं कि हम फुटबॉल खेलेंगे, 2 बच्चे बोल रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, और 2 बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ मतलब कि इस तरह से गेम खेलेंगे, 3 बच्चे। तो इस तरह से पार्ट में बटा हुआ है। तो जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उसको ज़्यादा वैल्यू माना जाएगा। नहीं,
ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम कोई सा भी लैंग्वेज बोले उससे क्या मतलब है, या कोई सा भी धर्म से रिलेट कर रहा हो, या कोई सा भी जैसे कि क्या बोल सकते हैं उसको कल्चरल से, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, मान लो कि एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं, दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले 10 लोग हैं, 5 लोग जो हैं ईद फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले, 2 जो लोग हैं जो और कोई फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हो। तो ऐसा नहीं है कि इनको कम प्रायोरिटी दी जाएगी, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देगी, नहीं, सभी को इक्वल राइट्स है अपना कल्चर को शो करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं एक बार आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक, यानी कि 2 पार्ट में बटे हुए थे। अब जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब यहाँ पे आर्टिकल 32 है, 31 नहीं है, 30 तक है, 32 है यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। 30 को हटा दिया गया, उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको हटा के अलग कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटाया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, बस उसको अलग कर दिया। ये जैसे कि फंडामेंटल, उसमें क्या होता है, कुछ कुछ अमेंडमेंट होती है, कुछ चेंजेबल होते हैं, उसको हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो है ये जितने हमने अभी आर्टिकल्स हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, अगर इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है, कोई आपको फॉलो करने से रोकता है या कोई आपको उसके अगेंस्ट जाने दे, मतलब कि उसके अगेंस्ट आपको कुछ काम करने नहीं देता, जैसे कि आप लिबर्टी क्या है, पढ़ाई करने का, एजुकेशन प्राप्त करने का, अगर आपको नहीं करने देते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसके लिए लड़ने के लिए कि भाई हमारा अधिकार है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप फॉलो करवाइए। पहला क्या, मान लो जी कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड रिलीजन, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आपके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये लास्ट जो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो भी टॉपिक जो था दिख रहा था आपको बोर्ड पे समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार आप अच्छे से एक बार नोटबुक में लिख लें, उसको एक बार डेली याद करेंगे, डेली एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये बेसिक चीज़ है, ये हमें आना चाहिए। इंडियन सिटीजन होने के नाते हमें ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है। अगर मान लो कि कोई बोलता है आपको कि नहीं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है इतना, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे जाके बोल सकते हैं कि नहीं, ये हमारा राइट है, ये फंडामेंटल राइट्स है कि क्यों नहीं बोलने देंगे आप। जैसे कि स्कूल में क्या होता है ना, एक चीज़ मैं बताता हूँ, मेरे साथ होता है, और आज के मेरे साथ ही नहीं हो, बहुत बच्चों के साथ होता है। स्कूल में क्या होता है, बच्चे डरते हैं पूछने से टीचरों से, किस लिए, वो सोचते कि मारेंगे हमें, बट ये चीज़ नहीं है, ये गलत है। अगर आप टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको ये राइट है बोलने का, पूछने का। क्या है हमारा स्पीच, यहाँ पे क्या है हमारा, देखो सेकंड पार्ट में ये यहाँ पे ये रहा राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम में क्या है कि हमारा स्पीच यानी बोलने का अधिकार है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे। ओके, टिल बाय।